देखिए, हम जब नॉर्मल किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं कि वर्क क्या होता है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले चीज आएगी, सर वर्क इज किसी भी काम को करना, चाहे वो कोई भी काम, चाहे रीडिंग क्यों ना हो, ठीक है, चाहे हम किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे हैं, चाहे हम कार ड्राइव कर रहे हैं, चाहे हम बाइक ड्राइव कर रहे हैं, इन सभी के सभी केसेस के अंदर आप क्या बोलेंगे, सर ईच एंड एवरीथिंग इज द एग्जांपल ऑफ वर्क ओनली। बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वर्क इज नॉट दिस। फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क जो है वो किसी भी चीज को वर्क नहीं कह सकते। फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क तब होगा जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे एंड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ दैट फोर्स, इफ द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस, अगर ऑब्जेक्ट क्या कर जाए, डिस्प्लेस कर जाए, if the object displaces due to the application of force, then we say that work is said to be done on that object. So when work is done, कब वर्क होगा, जब आप किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे एंड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ दैट फोर्स द ऑब्जेक्ट मूव्स बाय सम डिस्टेंस और डिस्प्लेसेस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अगर ये चीज आपको कहीं देखने को मिले, दैट माय फ्रेंड इज नोन एज वर्क। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वर्क, अपन क्या करते हैं, ये एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें m मास का ऑब्जेक्ट है मेरे पास। दिस m मास ऑब्जेक्ट, इस पे हमने फोर्स लगाया, इस पे हमने फोर्स लगाया F। वेट फॉर 2 मिनट्स। चलिए, तो हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे F फोर्स लगाया एंड जब अपन F फोर्स लगाएंगे, कॉमन सेंस की बात है, ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करने लगेगा, अपनी जगह से चलने लगेगा। तो यहाँ पर भी ये जो F फोर्स लगाने के कारण ऑब्जेक्ट चलने लगेगा। बट व्हेन वर्क इज डन, जब फिजिक्स ये कहती है कि वर्क किसी ऑब्जेक्ट पे तब होगा जब आप फोर्स लगाएं और जिस जगह पे आप फोर्स लगा रहे हैं वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, दैट पॉइंट डिस्प्लेसेस बाय सम डिस्टेंस। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट चेक कर लेता हूँ। देखो, मैं कहीं से भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट चेक नहीं करता, मैं सिर्फ उसी जगह से चेक कर रहा हूँ जहां पर मैंने फोर्स अप्लाई किया। जिस जगह पे मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ सिर्फ वहीं से डिस्प्लेसमेंट को चेक करता हूँ। ठीक है, फोर्स को मैंने अप्लाई किया अपने बॉडी के एकदम स्टार्ट में, तो डिस्प्लेसमेंट भी उसी पॉइंट का चेक किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बॉडी के एंड का आप डिस्प्लेसमेंट चेक कर ले, नहीं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पॉइंट इज ओनली कंसीडर्ड जहां पर हम फोर्स को लगा रहे हैं, और वी कैन से फोर्स जहां पर लगाया जाए या द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, दैट पॉइंट इज टू बी कंसीडर्ड फॉर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन। सो सर, व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ वर्क? वर्क की डेफिनेशन क्या रहेगी? डेफिनेशन रहेगी वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन सर आपने यहाँ पर फोर्स की भी बात की, डिस्प्लेसमेंट की भी बात की, बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, इसीलिए आप बीच में क्या एक डॉट प्रोडक्ट लगा रहे हो? कैसे? डॉट का मतलब क्या होता है? डॉट का मतलब होता है दो वेक्टर्स के बीच में जब भी हम डॉट करवाएंगे, डॉट मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, आंसर जो है वो स्केलर निकल गया। क्या निकल गया? आंसर ऑलवेज कम टू बी स्केलर। सो वर्क डन is a scalar quantity. Work done is a scalar quantity. Work done कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। कैसे निकाली जाती है? बाय कैलकुलेटिंग द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब 9th क्लास के अंदर आपको एक बात याद करने को बोल दी जाती है डायरेक्टली। डायरेक्टली क्या याद करने को बोलते हैं कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वर्क डन नेगेटिव होगा, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो वर्क डन 0 होता है। 9th क्लास में ये डायरेक्टली केसेस आप लोग याद करते हैं। कितने लोगों को पता है ये चीज? हैंड रेज करके होता है, यस और नो? ओके, वेरी गुड। तो आप लोगों ने 9th क्लास में डिफरेंट केसेस जरूर पढ़े होंगे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किसी ऑब्जेक्ट के सेम डायरेक्शन पे लगाती है तो वो ऑब्जेक्ट पे वर्क पॉजिटिव होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव होता है, एंड परपेंडिकुलर अगर दोनों एक्ट कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो ये 0 हो जाता है। अपन इसके बारे में बात पहले कर चुके हैं, ठीक है, इसके बारे में बात पहले अपन कर चुके हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन अब अपन को ये समझना है कि सर ऐसा होता क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो 9th क्लास में पढ़ेंगे तो हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा, फिजिक्स है, एक्सेप्शंस तो होते नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जब भी डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो फॉर्मूला बनता है एफ एस cos थीटा। क्या बनता है? एफ एस cos थीटा। व्हाट इज एफ? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स
What is S? Magnitude of displacement. What is cos theta? Cosine of the angle between force and displacement. अब ध्यान से समझना। आप देखिए, मान लीजिए ये वही सेम ऑब्जेक्ट है जो पिछले केस में अपन ने लिया, ये वही सेम ऑब्जेक्ट है जो कि पिछले केस में अपन लेते हैं। इसको मैंने फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में, जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाता है, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। सो द फोर्स is acting in the theta direction and displacement is in the horizontal direction. तो सर हम डॉट प्रोडक्ट क्यों कर रहे हैं? आप खुद सोचो ना, इस फोर्स का हम वो कंपोनेंट देखना चाहते हैं जो इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। आप खुद सोचो, फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा वर्टिकल कंपोनेंट F sin थीटा और एक बनेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F cos थीटा। F sin थीटा कंपोनेंट इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल आ रहा है। तो क्या हम F sin थीटा कंपोनेंट को यूज करेंगे वर्क डन की कैलकुलेशन में? क्या हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट को यूज करेंगे? नहीं करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, मैं वही कंपोनेंट यूज करूंगा जिसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आता है। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल में। अगर डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में है तो हम वही फोर्स कंसीडर करेंगे जो हॉरिजॉन्टल में लगता है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला मेरे पास बना, वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स, बट फोर्स का कौन सा कंपोनेंट? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ पर आएगा F cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है S। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है? F वेक्टर डॉट S वेक्टर। अब आप समझ पा रहे होंगे कि हाँ सर, आप जो बता रहे हो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये कहाँ से आया? ये इस लॉजिक से आया है कि हमेशा वी आर कंसीडरिंग दैट पर्टिकुलर फोर्स जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट आता है, और वी कैन से थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आज से 11th क्लास में हमें ये याद रखना है कि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डॉट प्रोडक्ट है, जिसके कारण वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। कभी भी वर्क डन को वेक्टर मत बोल देना। बच्चे कहते हैं सर वर्क डन वेक्टर होता है, नहीं होता। फिर वो आर्गुमेंट करते हैं कि सर नहीं सर वेक्टर होता है क्योंकि फोर्स भी तो वेक्टर है। अरे फोर्स वेक्टर है, लेकिन उसका डॉट प्रोडक्ट करवाया जा रहा है। डॉट प्रोडक्ट से आंसर क्या आता है? स्केलर आता है, मैग्नीट्यूड मिलता है सर। बताइए सबको ये बात चलती थी? यस और नो? एंड्रेस करते हैं। यस फास्ट एवरीवन। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, बिल्कुल सही बात है। हमें यहाँ पर बात समझ में आती है कि सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट करवा तो आंसर आ जाएगा। तो सर वर्क डन की यूनिट क्या होती है? वर्क डन की यूनिट सिंपल सीधी सी बात है, वर्क डन की यूनिट क्या होगी? फोर्स क्या होता है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मीटर। सो न्यूटन मीटर। लेकिन न्यूटन मीटर को हम आगे जाके एक और चीज से डिनोट करते हैं, व्हिच इज नोन एज जूल। सो जूल इज द यूनिट, और वी कैन से दैट इट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन। एनर्जी की भी एसआई यूनिट जूल ही होती है। यहाँ तक मजे की बात है, अगला चैप्टर जो रोटेशन आएगा वहां पर टॉर्क पढ़ेंगे, टॉर्क की भी एसआई यूनिट जूल ही होती है। हालांकि उसको लिखते न्यूटन मीटर है, लेकिन दैट इज इक्विवेलेंट टू जूल ओनली। डायमेंशंस में पढ़ा था। अभी याद रखो, डॉट प्रोडक्ट करवाना है किसके बीच में? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। आंसर आएगा वर्क डन। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से, क्या दिक्कत है? बहुत आसान चीज। चलिए आगे चलते हैं। अब वही 9th क्लास वाले केसेस को याद करते हैं। देखिए, अगर डायरेक्शन सेम हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, तो वर्क डन को पॉजिटिव कहा जाता है। कैसे? आइए चेक करें। केस नंबर 1. This is the case number 1 says that if force and displacement both are in same direction, like we have applied force horizontally towards right, and अगर displacement भी horizontally ही आ जाए, force और displacement दोनों same direction में अगर दिखें, तो थीटा की वैल्यू हम कितना कंसीडर कर सकते हैं? 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू हम कितनी कंसीडर कर सकते हैं? 0 डिग्री कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है? If theta is 0, then cos 0 will be equal to 1. cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट किया, आंसर आ गया वर्क डन इज इक्वल टू F into S। समझ में? वर्क डन क्या आ रहा है? फोर्स डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो डिस्प्लेसमेंट से, व्हिच इज अ पॉजिटिव वैल्यू। 9th क्लास में ये बात डायरेक्टली रटा दी जाती है।
ठीक है, 9th क्लास की एनसीईआरटी अगर आप खोल के देखेंगे तो वहां पर आपको समझ में नहीं आएगा कि पॉजिटिव क्यों है। वो एक्सप्लेनेशन कहाँ आता है, 11th में। ठीक है, ये किस वजह से आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट की वजह से। कॉस थीटा इसलिए 0 डिग्री एंगल है तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 हो जाती है तो पॉजिटिव आंसर। अब खुद सोचो, अगर यहीं पे केस नंबर 2 की बात करी जाए, ये बनाया ब्लॉक, फोर्स लगाया इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपोजिट, थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। नाउ cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, तो ऑल द मैथ स्टूडेंट्स नो कि cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। वर्क डन में पुट करेंगे तो वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ एस, और cos 180 इज -1 तो माइनस आंसर है, क्या आंसर आ रहा है, नेगेटिव, लेस देन 0। सो हियर यू कैन सी कि अगर दोनों के डायरेक्शंस ऑपोजिट हो तो वर्क डन नेगेटिव होता है। अभी हम इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे, हम ये देखेंगे कि वर्क डन पॉजिटिव और वर्क डन नेगेटिव, तो व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस, एक्चुअल में क्या हो रहा है बॉडी पे, वो भी बात करेंगे। लेकिन अभी आप खुद सोचो क्या हो रहा है, एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करो, फिर अपन बात करेंगे रियल लाइफ में क्या हो रहा है। अब cos 90 की अगर बात कर ली जाए, दैट मींस अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किसी बॉडी पे परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में एक्ट कर रहे हैं तो थीटा हो जाता है 90, जिसके कारण cos 90 हो जाता है 0, और वर्क डन मेरे पास आंसर आ जाता है 0। So whenever force and displacement are both perpendicular to each other, then work done in that particular case becomes 0. उस particular case में work done 0। भाई अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, वर्क डन 0 है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल है, वर्क डन नेगेटिव है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल है तो पॉजिटिव है। बस खत्म। अब याद आज से एक बात रखनी है, वो बात क्या है कि सर जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी सिस्टम पे पॉजिटिव वर्क किया जाएगा तो उस सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, उस सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। आप खुद सोचो, एक फुटबॉल पड़ी है ग्राउंड पे, उसके पीछे से आके फोर्स लगाया, उस पे जैसे ही फोर्स लगाते हैं, किक किया उसे, तो उस फोर्स की डायरेक्शन में चलना शुरू कर देती है। पहले वो रेस्ट पे थी, दैट मींस जीरो काइनेटिक एनर्जी थी उसके पास, लेकिन जब आपने फोर्स लगाया तो वो चलने लग गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है। पॉजिटिव वर्क का मतलब होता है एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज हो। ठीक है, whenever you are applying positive work or whenever positive work is done on any system, चाहे वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्यों ना हो, चाहे वो मैकेनिकल सिस्टम क्यों, कोई भी सिस्टम, किसी भी सिस्टम पे पॉजिटिव वर्क अगर हो रहा है तो वहां पर हमेशा एनर्जी बढ़ेगी, चाहे वो थर्मल सिस्टम क्यों। थर्मल सिस्टम मतलब एनर्जी, ये अपने हीट, हीट की बात अगर करें, हमारी गाड़ियों में जो पेट्रोल इंजन होते हैं, कार्नोट इंजन होते हैं, आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है ये चीज। हमारे गाड़ी के अंदर जो इंजन होते हैं, हीट इंजन होते हैं, वर्क कैसे करते हैं, सोर्स, सिंक और एक इंसुलेटिंग मीडियम। वहां पर अगर सिस्टम पे वर्क करूंगा, आपने एक्सेलरेटर दबाया, एनर्जी इंक्रीज होती है, बाइक चलने लग जाती है और तेज, पड़ा होगा आपने चीज। तो वही चीज यहाँ पर ये, अगर सिस्टम पे वर्क होता है, पॉजिटिव वर्क हो रहा है तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। सिस्टम पे अगर नेगेटिव वर्क होगा तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी। इसमें लिख देते हैं, पॉजिटिव वर्क का मतलब होता है एनर्जी ऑफ सिस्टम increases। पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या है, एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस, एंड नेगेटिव वर्क का मतलब क्या होगा, एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस। क्या बोलोगे सर, डिक्रीज इन एनर्जी का भी कोई एग्जांपल बता दो। अभी देखो, ऐसा समझिए कि पुलिस वाले खड़े हैं रोड पे, आजकल आप लोग ये एग्जांपल को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, रोड पुलिस वाले खड़े हैं, बिना हेलमेट के, मान लो दो दोस्त, आप में से कोई एक, मान लो हिमांशु और मोहित, ये दोनों बाइक पे बिना हेलमेट के चल रहे हैं। ठीक है, अब एकदम से देखो कि यार पुलिस वाले आ रहे हैं, पकड़ लेंगे, रोक लेंगे, तो आप तेज कर दी बाइक। लेकिन पुलिस वाले ने क्या किया, पुलिस वाला चला गया, उसने पीछे से बाइक को पकड़ लिया और रोकने की कोशिश की, क्या होगा, आपकी स्पीड डिक्रीज होने लगेगी, क्योंकि बाइक को पीछे से पुलिस वाला पकड़ के रोकने की कोशिश करेगा। पुलिस वाला जब बाइक को, तो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, लेकिन आप जाना कहाँ चाहते हैं, आगे। इस ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्स के कारण आपकी स्पीड बढ़ेगी कि कम होगी, कम हो जाएगी।
अगर स्पीड कम हो रही है दैट मींस एनर्जी डिक्रीज, पहले काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी अब काइनेटिक एनर्जी कम है, दैट मींस वर्क कैसा हुआ, नेगेटिव, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट थे, जिससे एनर्जी के साथ क्या हुआ, एनर्जी डिक्रीज हो गई। सो व्हेनेवर वर्क नेगेटिव वर्क इज डन ऑन एनी सिस्टम, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। और इसको अपन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सबके अंदर कांस्टेंट को यूज करेंगे। याद क्या रखना है, whenever negative work is done on any system, you always remember that the energy of the system decreases। अब आप खुद बता दो, लॉजिकली खुद सोच के बता सकते हो कि अगर मैंने सिस्टम के ऊपर जीरो वर्क किया, अगर मैंने सिस्टम के ऊपर जीरो वर्क किया है तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी, अनम्यूट करके बता सकते। अगर सिस्टम के ऊपर वर्क जीरो सर कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। अगर मैंने वर्क सिस्टम पे किया ही नहीं तो एनर्जी जो सिस्टम की थी शुरुआत में वही एनर्जी पड़ी रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये तीन पर्टिकुलर केसेस थे जो 9th क्लास में डायरेक्टली याद करते थे, लेकिन आज उसके पीछे अपन को बेसिक फंडा समझ में आ गया। थर्मोडायनेमिक्स का एक फर्स्ट लॉ, ठीक है, जो कि हमें बताता है एक एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल के बारे में। हमें ये बताता है कि किसी भी सिस्टम की एनर्जी जो है वो हमेशा कंजर्व है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप बोलोगे सर एनर्जी तो बढ़ गई, एनर्जी कम हो गई, ये क्या हो? आप हमेशा थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल के हिसाब से ये बताते थे कि एनर्जी सिस्टम की हमेशा कंजर्व रहती है, लेकिन यहाँ तो आप बोल रहे हो फोर्स लगाओगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी। बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल ओनली एक्ट्स व्हेन द सिस्टम इज आइसोलेटेड। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तभी एक्ट करेगा जब सिस्टम कैसा होगा, आइसोलेटेड हो। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग से कोई लेन देन ना रखे, ठीक है। समझने के लिए जैसे शादियों के अंदर हमारे पास आइसक्रीम वाले काउंटर्स होते हैं, उन आइसक्रीम काउंटर्स के पास आपने देखा होगा सारी आइसक्रीम को थर्मोकोल के बॉक्स के अंदर वो डाल के रखते हैं ताकि वो पिघले नहीं। अगर वो उसी आइसक्रीम को टेबल पे रख देगा तो वो पिघल जाएगी, मेल्ट कर जाएगी। कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल है ना कि हीट जो है सराउंडिंग से गेन करके अपना टेम्परेचर इंक्रीज करने की टेंडेंसी रखेगी, थर्मल इक्विलिब्रियम को ब्रेक करना है। तो यहाँ पर वही चीज है, कोई सिस्टम आइसोलेटेड अगर हो तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। हमने आइसक्रीम के साथ भी वही किया ना, जब उसे थर्मोकोल के बॉक्स के अंदर रख दिया तो उसको आइसोलेट कर दिया, अब वो ना एनर्जी दे सकता है सराउंडिंग को, ना एनर्जी ले सकता है, तो उसकी एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट रहती है तो वो पिघलता नहीं। अगर मैं उसको निकाल के टेबल पे रख दूंगा तो वो तुरंत पिघल जाएगा विद 1 और 2 मिनट्स। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल हमेशा उन्हीं सिस्टम्स पे एक्ट करता है जो आइसोलेटेड होते हैं। अगर सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है तो क्या वहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल एक्ट नहीं कर रहा? क्या बेटा वहां पे भी कर रहा है, लेकिन वहां पर एनर्जी किसी और फॉर्म में मिल रही है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। तो यही चीज आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा। अब सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है तो क्या कंजर्वेशन लॉ हटा देंगे? क्या नहीं हटाएंगे। तब हम ये बोलेंगे कि हाँ एक्सटर्नल वर्क हुआ जिसके कारण एनर्जी बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं से वो एनर्जी आई, एनर्जी खुद से पैदा नहीं हो रही। तो हमेशा ये चीज का ध्यान रखो, जब भी क्वेश्चन के अंदर एनर्जी बढ़ती हुई या कम होती हुई दिखे तो आपको ये पहचानना है कि ये जो बढ़ रही है कम हो रही है कहाँ से आ रही है। ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म से आ रही है या काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म से आ रही है, यू हैव टू चेक फर्स्ट ऑफ ऑल। बताइए ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं? हैंड रेस करके बताइए। For isolated systems, energy is always conserved. ठीक है, वर्क डन इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स वेक्टर उठाइए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उठाइए, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। अगर अब देखो पिछले साल का नीट का क्वेश्चन देखेंगे क्लास के अंदर, बहुत ही इजी बेसिक क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ
F is equal to 3 I cap plus 4 J cap. Due to the application of force, F is equal to 3 I cap plus 4 J cap Newton. A body displaces by 3 meter in the y axis. भाई हमने बॉडी पे फोर्स लगाया 3 I cap plus 4 J cap. उस फोर्स के कारण बॉडी जो डिस्प्लेस करती है वो सिर्फ y एक्सिस में करती है. कैलकुलेट द वर्क डन. कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द सिस्टम. ये है नीट का क्वेश्चन 2020. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. हमें पता है कि अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो वी हैव टू फर्स्ट determine the force vector, secondly determine the displacement vector, and दोनों के बीच में क्या करवा देना है, डॉट प्रोडक्ट करवा देना है. तो वही चीज हम यहाँ पर करेंगे. सॉल्यूशन फोर्स वेक्टर विल बी इक्वल टू, क्वेश्चन में दे रखा है 3 I cap plus 4 J cap. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 3 मीटर बट इन द y एक्सिस ओनली. y एक्सिस को J से डिनोट करते हैं. तो ये बन गया 3 J cap. क्या करना है सर? कर दो. वर्क डन निकाल लो. कैसे निकालोगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट लगाया अपन ने 3 I cap प्लस 4 J cap डॉट 3 J cap. डॉट प्रोडक्ट कैसे करते थे? I को I से मल्टीप्लिकेशन, J को J से और K को K से. K वाली टर्म है नहीं सर, I और J वाली टर्म से. I को करेंगे तो 3 into 0 और J को करेंगे तो बनेगा 4 into 3. सो आंसर बन गया 12 joules. This is the final answer. I don't think so there is any difficulty in understanding. कोई difficulty इसके अंदर मेरे को नहीं लगता होनी चाहिए. This is a very basic and very simple question based on NCERT. NCERT के अंदर भी ऐसा सेम क्वेश्चन आपको दिख जाएगा. बताइए सबको क्लास में ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? यस और नो? रेज आंसर. सिंपल सीधी सी बात है. जब भी हमें वर्क डन कैलकुलेट करना होगा, व्हाट वी विल डू, वी विल कैलकुलेट द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. सीधी सिंपल सी बात है. बट ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब फोर्स कांस्टेंट है. ऊपर देखो फोर्स का फॉर्मूला 3 I cap plus 4 J cap. क्या ये वेरिएबल दिख रहा है? क्या नहीं. ये कैसा दिख रहा है? ये कांस्टेंट दिख रहा है. तो अगर ये फॉर्मूला वेरिएबल हो जाए, अगर ये फॉर्मूला वेरिएबल के लिए अप्लाई करना पड़े तो फॉर्मूले को कैसे मॉडिफाई करना पड़े? आप खुद सोचो. हम जहां कहीं पे भी वेरिएबल चीज आ जाए, जैसे मान लो वेलोसिटी वेरिएट करती थी काइनेमेटिक्स में, तो हम डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम नहीं यूज करते, हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं. यूज द कैलकुलस मेथड ओवर. ऐसे ही अगर फोर्स यहाँ पर वेरिएबल आ जाए तो हमें वर्क डन कैलकुलेशन करते समय इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा. वही चीज क्या करेंगे? इफ फोर्स इज वेरिएबल, अगर फोर्स क्या हो जाए? वेरिएबल हो जाए, then work done will be equal to integration f dot dx. क्या किया? इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन किया. वेरिएबल फोर्स अगर होता है तो वर्क डन इंटीग्रेशन से. अगर नॉर्मल कांस्टेंट फोर्स अगर होता किसी बॉडी पे तो डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट करके आंसर निकला. So remember, always remember, if there is variable force acting on any object, then the work done will be calculated by using the calculus method. And calculus के अंदर हमें multiplication का एक ही चीज बता रखी होती है, that is integration. कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले याद हैं? हैंड रेज करके बताना मुझे. इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद हैं? बहुत कम, बहुत कम. देखिए 2 फॉर्मूले 3 फॉर्मूले तो आपको याद होने ही चाहिए. सबसे पहला है पॉलिनोमियल के लिए इंटीग्रेशन x to the power n dx.
इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx का फॉर्मूला था x टू द पावर n + 1 डिवाइड बाय n + 1 + c, कांस्टेंट ऐड करते हैं इंटीग्रेशन. Integration of sin x dx will be equal to minus cos x plus c. Integration of cos x dx is equal to sin x plus c. Integration of 1 upon x dx is equal to natural log of x plus c. Natural log मतलब बेस में एक्सपोनेंट है. नेचुरल लॉग का मतलब क्या हो गया, बेस में क्या है, एक्सपोनेंट है. ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n sin x cos x और 1 upon x, ये चार तो आपको याद रखने ही है. अब जो नोट्स भेज रखे हैं उसके अंदर मैंने अराउंड 25 से 30 फॉर्मूले भेजे हैं. जो बच्चा वो सारे कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है. मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को तो याद रखना ही, क्योंकि मैथ्स में इंटीग्रेशन नाम से चैप्टर आएगा 12th क्लास में. लेकिन फिजिक्स में अगर इतने सारे नहीं भी याद होते तो ये चार तो बेसिक याद रखना ही है, इसका तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं. So what is the formula for work done if the force is variable? Then it is integration f dot dx. Force का इंटीग्रेशन कर दो with respect to displacement वेक्टर. बताओ सबको क्लियर है कि नहीं? Yes or no? Okay. Yes everyone. Everyone, raise your hands. Fast. एक छोटी सी बात और करेंगे फिर आज की क्लास खत्म करेंगे. फटाफट बताएं हैंड रेज करके. आसमा खान भी रेगुलर इन क्लास, रेगुलर नहीं हो आप. चलिए, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर ग्राफ. इसका मतलब अगर मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ बनाऊं, दिस इज x, दिस इज f. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर मैं ग्राफ बना दूं, लेट्स से दिस इज द ग्राफ, ये मेरे पास कोई ग्राफ है और मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है. सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट वर्क डन, व्हाट विल डू? सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट वर्क डन, हम इस ग्राफ के अंदर क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे. सो यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट अपने को समझ में आता है कि वेरिएबल फोर्स अगर है, ग्राफ आपको दे रखा है और आपसे ग्राफ की हेल्प से वर्क डन पूछ लिया जाए, तो आप क्या करेंगे, आप उस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर लो. प्रोवाइडेड एक्स एक्सिस पे क्या होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट, वाई एक्सिस पे क्या होना चाहिए फोर्स. तो यहाँ पर लास्ट लाइन जो लिखेंगे वो ये है, एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट graph gives work done. Area under force displacement graph gives work done. Force और displacement graph के बीच में एरिया जो होता है वो हमें वर्क डन देता है. सीधी सिंपल सी बात, बहुत आसान है. बताइए सबको ये बात क्लियर है कि? Let us do one question also. आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं. मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाता हूँ. सी, ये नहीं y एक्सिस, ये x एक्सिस. x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, y एक्सिस पे फोर्स. ये इनिशियली ऐसे लीनियर, बाद में फोर्स ऐसे कांस्टेंट. This is 0, this is 4 meter, 2 meter, 6 meter and 8 meter. चलिए, इसके बाद फोर्स की बात करें तो दिस इज 10 न्यूटन. The question is saying that calculate the work done. Calculate the work done on the system in 8 meters.
8 मीटर के लिए अगर ये ऑब्जेक्ट इस फोर्स के कारण चलता है तो इस पे कितना वर्क हुआ होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। यस आसमा खान, आप आंसर बताएंगे? अनम्यूट करके बताओ, दोज हु कैन गिव द आंसर। कुछ नहीं करना, एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करते ही आंसर आता है। क्या करना है वर्क के लिए? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो हम ऐड कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर कितना है? हाइट देखो 10 मीटर, बेस देखो 4, रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ देखो और ब्रेड्थ देखो, सो 10 और 4 कैलकुलेट कर लो। यहाँ पर आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस 4 इंटू 10, आंसर विल बी 20 प्लस 40 इज इक्वल टू 60 और यूनिट क्या आ जाएगा? जूल। दिस इज द वे टू कैलकुलेट वर्क डन इफ ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज गिवन। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ अपने आपको गिवन है तो हम यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। बताइए सबको ये बात क्लियर है कि फास्ट? कुछ नहीं किया, एरिया कैलकुलेट किया। ट्रायंगल का देख लिया एक बार, एक बार ट्रायंगल का देख लिया, एक बार ट्रायंगल का देख लिया, एक बार रेक्टेंगल का देख लिया, खत्म। चलिए, किसी को कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ लो, वरना आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे।